अपने लोगों को खिला देता है, अपने अपने लोगों को व्यवस्था दे देता है। अगर नहीं दिया होता तो आज इस बगल के थाने में चौहान समाज का बेटा भी पुलिस बनकर के दिखाई देता, और जो लोग दिल्ली की लखनऊ की कुर्सी पर बैठे उनके समाज के लोग थाने में पुलिस दिखाई देते हैं कि नहीं देते? पुलिस की भर्तियों में जो मुख्यमंत्री बनकर के बैठ जाता है उसके बच्चों की भर्ती आसानी से हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो साथियों, सब कुछ राजनीति में भी नीति, और अगर आपने राजनीति नहीं किया और अगर आपने अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं किया तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे और आपके बच्चों का वह हक, वह हिस्सा दूसरे लोग लूटेंगे और आपके बच्चों को लगातार पछाड़ते रहेंगे, और आप लंबे दौर तक आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सम्मान और स्वाभिमान से नहीं जी सके। और ये तो धन की व्यवस्था रही, राजनीति तय करती है आपका सामाजिक मूल्यांकन। समाज में किस समाज को दबाया जाएगा और किस समाज को सम्मान दिया जाएगा, यह तय भी राजनीति करती है। आप सब लोग बताइए, एक दौर था, हम लोगों के होश का वो दौर है कि एक जात के लोग आपकी चारपाई पर नहीं बैठने पाते। ऐसा दौर था कि नहीं? दलित समाज के लिए। और आज दौर क्या है? किसी चट्टी चौराहे पर एक दलित समाज का लड़का खड़ा हो और एक हमारे समाज का लड़का, दोनों एक खड़े हो, और उन दोनों लड़कों को किसी से झगड़ा करने की नौबत आ जाए तो दलित के लड़के से झगड़ा करने में वो 5 बार सोचेगा, और चौहान के लड़का से झगड़ा करने में वो 1 मिनट भी हिचकेगा नहीं। यह बात सही है कि नहीं है? आखिर उस दलित समाज के बच्चे को ताकत कहां से मिली कि उसकी तरफ लोग उंगली भी उठाने से डर रहे हैं, और आपके बच्चे को कह रहे हैं कि अरे मारा दूध थपड़ा, इसके पीछे कौन है? आपके बच्चे को कह रहे हैं कि इसको मार भी देंगे तो कौन, पहाड़ टूट जाएगा, क्या हमारा ये कर लेगा? अन्याय भी लोग कर लेते हैं और हम सजा नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी राजनीति को मजबूत बनाए रखे हैं और हम लोग अपनी गोलबंदी को कमजोर बनाए रखे हैं। साथियों, आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले मुझे लगा कि मेरे समाज का कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, समाज में कोई संगठन नहीं है, और समाज का वोट हमारा किसी से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस समाज को पूछने वाला नहीं है, न इसको राजनीतिक भागीदारी देने वाला है, न लखनऊ और दिल्ली की इस राजनीतिक गलियारे में कोई इसकी बात करने वाला है। और यह बात इसलिए नहीं हो पा रही है कि इसका कोई अगुवा नहीं है, इसका कोई छाप नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। अगर इसका पार्टी और इसका दल होगा तो ये अपने दल और पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा, तो इसकी राजनीति भी खड़ी होगी और इसका नेता भी बड़ा होगा, और इस दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में इस समाज को भी मान सम्मान मिलेगा और इसकी भी चर्चा होगी। साथियों, इस 17 सालों के अथक प्रयास, सीमित साधनों से 10-10 कदम पर चलने के बाद डीजल पानी की व्यवस्था बनाते हुए आप ही सभी लोगों के सहयोग से चलते चलते धीरे धीरे आपकी राजनीतिक विरासत को जनवादी पार्टी ने 2022 तक यहां तक ला करके खड़ा हो किया कि जिस उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी किसी टीवी चैनल पर, कभी किसी पत्रकार और कभी किसी राजनीतिक मंच पर हमारा समाज भी इस उत्तर प्रदेश में रहता है, यह भी राजनीतिक दिशा और दशा को बदल सकता है।
कभी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन 2022 के चुनाव में सारे दल पार्टी के लोग इस समाज की चर्चा करने के लिए मजबूर हुए और सारे टीवी चैनल वाले, सारे मीडिया के लोगों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भले वो 3 ही 4% बोले कि यह समाज भी रहता है और इस समाज की पार्टी जहां खड़ी होगी, इस समाज की पार्टी जिसके साथ है, वह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव करने की क्षमता रखता है। साथियों, हम लोग लड़ाई को पहचान तक लाकर के खड़ा कर दिया है। बस आप सभी लोग स्नेह और आशीर्वाद और ऐसे ही साथ पार्टी का बनाए रखिए। बहुत कम समय बचा है जब दिल्ली और लखनऊ में आपकी सत्ता का भी परचम लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। सियासत की रोटी बड़ी मेहनत से पकती और बड़ी कुर्बानी से तैयार होती। जिन लोग आज दिल्ली और लखनऊ की सत्ता के गलियारे में जिन जाति के लोग पहुंच करके अपने बच्चों के हक और सम्मान को सुरक्षित किया है, उनके त्याग और उनके बलिदान का इतिहास देख, उनके परिश्रम और उनके संगठन का इतिहास देख। आज यही भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चला रही, इस पार्टी के समर्थक आज 100 सालों से लगातार गांव में रोटियां मांग मांग करके आरएसएस के लोग खाते रहे और गांव में हर घर से रोटी और सब्जी मांग करके, चौपाल लगा करके, भिक्षा मांग मांग करके भारतीय जनता पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बना के रखा। वो 3% ब्राह्मण समाज के लोग, लाखों नौजवान जो शादी नहीं किए, दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तब उनकी पार्टी और उनका कायद इस देश और प्रदेश में मजबूती से खड़ा है। हमारे समाज का नौजवान, हमारा समाज का लोग 2-4 बार रैलियों में आ जाएंगे, 10 कदम चल देंगे, 10 रुपया खर्चा कर देंगे, तो लोग चर्चा करते हैं कि हमने बड़ा मेहनत किया, अभी तक कुछ मिला नहीं। आपकी राजनीति में मेहनत, राजनीति में किया गया श्रम और लगाई गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। साथियों, हमने उस दौर में दल बनाया जब समाज के पास कोई दल नहीं था, और आज जब जनवादी पार्टी देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान खड़ी कर चुकी है, तो इस पार्टी को कमजोर करने के लिए लोग पार्टियां पर पार्टियां बना रहे हैं। तो ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हैं? जो लोग दल बना करके जिले जिले दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आरएसएस, बीजेपी और सब बड़ी पार्टी के लोग चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बलिया से लेकर के शामली तक का चौहान जिस दिन अपने झंडे के साथ इंकलाब बोल देगा, उस दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव। और जो लोग आज सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनके पैरों तले से सत्ता की जमीन खिसक जाएगी और इस समाज के हाथों में आ जाएगी। इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि जनवादी के आंदोलन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाए, इनके लोगों को बरगला करके संजय चौहान के खिलाफ ही खड़ा किया जाए, ताकि संजय चौहान की लड़ाई, जनवादी पार्टी की लड़ाई और लंबी खींचे और ये समाज धीरे धीरे अपने लड़ाई के प्रति उदासीन होता जाए और ये समाज इकट्ठा ना होने पाए। हमने पहले भी कहा था कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइन में खड़े हो जाइए, तो जब आप अपनी लाइन में खड़े होंगे तो जिनकी लाइन में आप पहले से खड़े थे उनकी लाइन भी छोटी होगी कि नहीं होगी? तो जिनकी लाइन छोटी होगी वो क्या आपके खिलाफ चुप बैठेगा? वो अभी तो प्रयास करेगा कि नहीं करेगा कि जो चौहान हमारी लाइन में कतार में खड़ा है वो हमारी कतार से निकल करके अपनी कतार में न खड़ा होने पाए।
क्योंकि जिस दिन वो अपनी कतार में खड़ा हो जाएगा वो अपनी औकात में आ जाएगा। और जब तक मेरी कतार में खड़ा है तब तक मेरे पीछे खड़ा है और हम इसके वोट को लेकर के खुद को राजा बनते रहे और बनाते रहे। तो इसलिए साथियों, एक राजनीतिक जंग चल रही। जिन कतारों में आप खड़े थे, अपनी कतार जनवादी की लंबी हो रही, तो जिनकी लाइनों में आप पहले से खड़े थे वे लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर के अफवाह फैला रहे हैं आपके नेता के प्रति, आपके पार्टी के प्रति, और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने नौजवानों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपनी माताओं और बहनों पर भरोसा है कि अब वो इतना समझदार हो गए हैं। हमारे नौजवान भी पढ़ लिख करके अब इतनी समझ रखते हैं कि वो अपने दल और अपने पार्टी के आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। तो साथियों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे आग्रह और निवेदन करने आया था कि आप सब लोग जनवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ करके चलते रहिए, चलाते रहिए। और बहुत जल्द अब आपका दौर आने वाला है। राजनीतिक सफर में सबसे मुश्किल काम होता है पहचान बनाना, और आपने प्रदेश और देश की सियासत में पहचान खड़ी कर दी है और इसको बचा करके आगे ले चलने का काम करेंगे तो अब सत्ता आपसे बहुत दूर नहीं। 2024 के चुनाव तक सत्ता के गलियारे में आपका दल दिखेगा। और मैं और ज्यादा न कहते हुए अपने नौजवानों से हम आह्वान करेंगे कि साथियों, सब काम करो लेकिन देश की सियासत पे भी नजर रखो। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी उस दौर में जब पूर्वांचल में आए थे तो आजमगढ़ में उन्होंने एक बात कहा था। यादवों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में उन्होंने लोगों को कहा था कि तुम राजा बनना चाहते हो तो एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे पास 4 बेटा है तो एक बेटा को पढ़ाओ, एक बेटा को लड़ाओ, एक बेटा को किसान बनाओ और एक बेटा को राजनीति में आगे करो। कहें अगर तुम्हारे पास 3 बेटे हैं तो एक बेटे को पढ़ाओ, एक बेटे को किसान बनाओ और एक बेटा को नेता बनाओ। और अगर तुम्हारे पास 2 ही बेटे हैं तो एक को पढ़ाओ और एक को नेता बनाओ। और अगर तुम्हारे पास एक ही बेटा है तो उसको राजनीति में आगे करो, क्योंकि जब तक राजनीति में आगे नहीं होगे तब तक तुम्हारा खेत और खलिहान भी सुरक्षित नहीं होगा। हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग जहां राजनीतिक चर्चा और पर चर्चा होती तो कहते हैं भैया कहां जाकर के समय बर्बाद करेंगे, ये राजनीति से कुछ होने जाने वाला है। अभी चलेंगे खेत में तो 2 घंटा काम करेंगे तो थोड़ा सा धान ही सो लेंगे, घास ही उपार लेंगे, चलेंगे मजदूरी कर लेंगे। लेकिन कभी आपने देखा कि जब कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बना करके चले, सारा दलित वर्ग मजदूरी करता था। कांशीराम साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा कलम चलाए, और कलम चलाने लायक और राज चलाने लायक बनाना चाहते हो तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें अपनी मजदूरी भी छोड़ना पड़ेगा, अपनी मेहनत की कमाई भी छोड़ना पड़ेगा, और एक दिन की अपनी मेहनत की कमाई भी लगाना होगा। और जहां बुलाऊं वहां हुजूम से तुम चले आकर के अपनी एकता दिखा देना, और जब वोट आए तो एक एक वोट अपने पार्टी को दे देना। ये 2 काम कर लिया तो तुम्हारा बेटा भी इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और आपने देखा होगा कि दलित समाज की हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, अगर खेत की रोपाई का समय है और आप गए होंगे तो वो जाकर के पहले ही कह देती थी कि आज हम आपका खेत की रोपाई नहीं करेंगे।
आज हमारी पार्टी की रैली है, हम अपनी पार्टी की रैली में जाएं। अरे बोलते थे लोग कि मजदूरी क्यों छोड़ रही हो, क्या मजदूरी जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी को कमजोर कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को मजबूत नहीं कर पाए। और उन लोगों ने त्याग किया, आज वह समाज कहां से कहां चला गया। साथियों, सियासत पर भी आप ध्यान दीजिए, राजनीतिक चर्चाओं पर भी ध्यान दीजिए, और जहां जनवादी पार्टी का कार्यक्रम लगे वहां सारा काम छोड़ करके, आकाश करके भी चल करके यह लोगों को दिखाइए, अपने नहीं, ये जिले के लोगों को बताइए कि जहां हमारी पार्टी है वहां हम खड़े हैं और हम अपनी पार्टी और अपने नेता के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। और जब यह संदेश दूसरे लोगों के बीच में जाएगा तब आपकी पार्टी की प्रासंगिकता बढ़ेगी और आपकी पार्टी मजबूत। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अपने नौजवानों से निवेदन करूंगा कि साथियों, आप जनवादी पार्टी में शामिल होकर के, जनवादी पार्टी में पद और दायित्व लेकर के आप पार्टी को संभाल करके लेकर के चलिए। अब समय आने वाला है तेज गति से काम करने का, और हम जितना तेज गति से काम कर लेंगे उतनी जल्द मंजिल हासिल हो जाएगी। साथियों, मैं और ज्यादा न कहते हुए अभी हमारे बीरबल चौहान जी बता रहे थे कि अंत काल नहीं होए निबाहु, अकाल नेम जिन रावण। आप जनवादी पार्टी की प्रगति में कुछ संत महात्मा बन करके लोग अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई को चाहे लाख आप झूठा साबित कर दें, लेकिन आज 1000 झूठ मिल करके एक सत्य को कभी हरा नहीं पाया है, कभी झुका नहीं पाया है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद और आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आप सब लोग जनवादी पार्टी के कार्यक्रम में शरीक होकर के यह संदेश दिया कि हम अपने दल, अपने पार्टी और अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखते हैं, साथ खड़े थे, और यही आपकी आस्था एक दिन मजबूत ताकत बनेगी समाज की, एक दिन मजबूत सुरक्षा कवच हमारी आने वाली पीढ़ी की बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय जनवाद, धन्यवाद। साथियों, एक दो बातें जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कार्यकर्ता सम्मेलन, सीतापुर की एक विधानसभा है श्वेता विधानसभा। श्वेता विधानसभा में हमारे लोगों का लगभग 65,000 वोटर है। 2000, जरा ध्यान से सुनेंगे फतेहपुर के लोग, 2022 की विधानसभा तय की गई थी कि जनवादी पार्टी के द्वारा श्वेता विधानसभा लड़ाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई महीने लग करके पूरी विधानसभा का बूथवार संगठन खड़ा किया। जिले में संगठन की आवश्यकता तो है ही, हमारे बूथ पर कौन खड़ा होगा इसकी भी आवश्यकता है। जो बूथवार संगठन, विधानसभा का संगठन, ब्लॉक का संगठन, जिला का संगठन बनाया गया, हम लोग सपा के गठबंधन में थे। जब उस सूची को हम लोग सपा के कार्यालय में दिए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा से पूर्व मंत्री और नहीं है, उनको जिम्मेदारी दी कि जनवादी की ये सूची है और श्वेता विधानसभा जनवादी पार्टी मांग रही है, उनके कार्यकर्ता जरा इसको चेक करो। उन्होंने श्वेता विधानसभा के अध्यक्ष के पास फोन लगाया कि आप जनवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं। कार्यक्रम में उत्साह में तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए। उन्होंने पंडित सिंह जी से कहा कि हम जनवादी फरवादी को नहीं जानते हैं, हम तो भाजपा के जो है ग्राम सभा सदस्य हैं। जिनके पास फोन किया गया वो बोले मैं तो फला पार्टी कोऑर्डिनेटर हूं।